हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल। दिस इज़ अंकुर शर्मा और वापस आ गए हैं चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के साथ। तो कल जो है हमने बेसिक एक डाइजेशन का पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ देखी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा जो कल पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे और आगे दिक्कत ना आए आपको समझने में। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ डाइजेशन। हमने जो एक डेफिनेशन देखी थी डाइजेशन की कि इट इज़ अ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ठीक है, तो जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल है उनका कन्वर्जन किसके अंदर, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर। जैसा कि मैंने कल बताया कि डाइजेशन में सिर्फ फूड को ही डाइजेस्ट करना नहीं होता, उसके अंदर बहुत से बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, स्टार्च हो गया। इनको इन्हीं के एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन में आप ये दो पॉइंट एक खास करके ध्यान रखिएगा कि मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। ओके, ठीक है, क्योंकि बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस दोनों स्पेशली इसके अंदर ही मिलते हैं, दैट्स वाई ये मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, थ्री फेज की बात कर लेती। सिफेलिक फेज जिसमें 15 to 20% डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर। गैस्ट्रिक फेज जिसमें सबसे ज्यादा डाइजेशन गैस्ट्रिक फेज में होता है स्टमक के अंदर 50 to 60%। और सबसे कम जो है इंटेस्टाइनल फेज में होता है, जब फूड इंटेस्टाइन की ओर जाता है तब डाइजेशन इसमें यहाँ पर होगा कितना, 5 to 10%। सबसे मिनिमम जो है, सबसे मिनिमम जो है यहां पर होगा और सबसे मैक्सिमम जो है यहां पर होगा। तो हम यहां पे लिख भी सकते हैं कि सबसे मिनिमम इंटेस्टाइनल फेज के अंदर और सबसे मैक्सिमम गैस्ट्रिक फेज के अंदर। ठीक है, सिफेलिक फेज दोनों का बीच का रहता है, मतलब न ज्यादा होता है न ज्यादा कम। ओके, देन इसके बाद हमने एलिमेंट्री कैनाल देखी थी। एलिमेंट्री कैनाल जो ह्यूमन की है वो है कंप्लीट, हर ऑर्गन मिलेगा जो डाइजेशन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमने देखा था कि उसोफेगस मिलेगी, स्टमक मिलेगा, पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है और एनस है। ठीक है, देन इसके बाद हमने देखा जो ग्लैंड्स है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जूसेस सिक्रेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम सिक्रेट करते हैं जो डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके, देन इसके बाद हमने देखा कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होती है ह्यूमन की वो होती है अबाउट 30 फीट या 9 मीटर्स। देन इसके बाद हमने पार्ट देखे एलिमेंट्री कैनाल के। सबसे पहले हमने देखा सलाइवरी ग्लैंड्स, देन उसके बाद टंग, फिर इसोफेगस, देन सॉरी एपिग्लॉटिस था, इसके बाद थी इसोफेगस, देन इसके बाद था स्टमक। ठीक है, और इसके बाद है लिवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ड्यूडेनम जो थी स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग, इनिशियल स्टार्टिंग कह सकते हैं या इनिशियल कह सकते हैं पार्ट किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है वो पार्ट कहलाता है ड्यूडेनम। ओके, देन बात करते हैं जेजुनम की, तो मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज जेजुनम। ओके, देन इसके बाद बात करेंगे इलियम की। इलियम लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है, उसे कहते हैं इलियम। लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज इलियम। ओके, देन बात करेंगे सीकम की। सीकम एक पार्ट है इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट से कनेक्ट होता है। ठीक है, और बात करेंगे कॉलन की, तो कॉलन की हमने बात की थी कि पूरा जो ये जो पूरा इंटेस्टाइन का ये पार्ट होता है, ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा पार्ट ही कॉलन कहलाता है। ये होती है असेंडिंग कॉलन मतलब चढ़ती हुई, ये होती है ट्रांसवर्स कॉलन, ये होती है डिसेंडिंग कॉलन उतरती हुई। ठीक है, और बात करेंगे फिर रेक्टम की। रेक्टम का हमने यूज देख लिया था कि वेस्ट मटेरियल को स्टोर करना है। देन उसके बाद करेंगे अपेंडिक्स की। अपेंडिक्स जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, कहीं भी इसका यूज नहीं होता है और तो और ये हार्मफुल होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। ठीक है, फिर इसे सर्जिकली रिमूव करवाना पड़ता है अगर इसमें पेन होता है या गलती से कोई भी फूड मटेरियल इसके अंदर चला जाता है। ओके, देन बात करेंगे एनस की, तो एनस से जो वेस्ट फूड मटेरियल है नाइट्रोजिनस वेस्ट की फॉर्म में, खास करके याद रखिएगा, वो बाहर निकल जाता है जब इसमें से पूरा एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, देन बात करेंगे च्युइंगिंग ऑफ फूड की। हमने पढ़ा था कि डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है स्टार्ट माउथ से ही चालू हो जाता है। मतलब एक मिसकंसेप्शन है कि डाइजेशन जो है सिर्फ स्टमक में होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने कल बताया कि डाइजेशन जैसे ही आपने फूड खाना चालू हुआ, एक डाइजेशन वहीं से चालू हो जाएगा। ठीक है,
खाने का स्टमक में पहुंचना जरूरी नहीं है, डाइजेशन पहले ही चालू हो जाता है। जब हमने खाना मुंह में रखना स्टार्ट किया तब से डाइजेशन हो जाएगा चालू। जैसे कि हमने देखा सिफेलिक फेज में पहले ही मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू एक सिग्नल जाता है कि स्टमक को गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करना शुरू कर देना पड़ता है जैसे ही सिग्नल जाता है। क्यों? क्योंकि हमने फूड मुंह में रखा तो उसके पास सिग्नल गया कि यार फूड जो है मुंह के अंदर आ चुका है और मुझे पहले से रहना है प्रिपेयर, किसके लिए? फूड के लिए, उसे डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, देन बात करेंगे कि टीथ की मदद से दांत की मदद से जो है फूड को चबाया जाता है। एक हार्ड फॉर्म के फूड को एक सिंपल सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और जो टीथ है मेस्टिकेशन मैंने बताया कि टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है च्युइंगिंग की। च्युइंगिंग जो हो गया एक नॉर्मल लैंग्वेज हो गई, और मेस्टिकेशन है जो एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है जो बायोलॉजी के अंदर यूज करते हैं। ओके, तो ऐसे करके टीथ से चबाया जाता है फूड को, देन वो सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, देन बात करेंगे टीथ की के डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं बकल कैविटी के अंदर। ओके, देन इसके बाद है जो एम्बेडेड, जो जॉ बोन के अंदर जो एम्बेडेड रहते हैं वो फॉर्म को कहा जाता है थीकोडोंट। ओके, तो जॉ बोन के अंदर अगर टीथ एम्बेडेड है तो उस फॉर्म को कहा जाएगा थीकोडोंट। ठीक है, देन इसके बाद करेंगे 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं, एक होता है मिल्क टीथ, एक होता है परमानेंट टीथ। 2 टीथ की हमने बात करी थी। ठीक है, और जो 2 तरह के टीथ जब ह्यूमन में आते हैं, एक होते हैं टेम्परेरी, एक होते हैं परमानेंट। जिस टेम्परेरी को मिल्क भी कहते हैं, डेसिडुअस भी टीथ कहते हैं। तो 2 बार दांत आना ह्यूमन के अंदर कहलाता है डायफायोडोंट। ओके, तो मिल्क टीथ की बात करी थी हमने कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब है ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये जॉ या गम से बाहर कब निकलते हैं, इरप्ट कब होते हैं, जब जो बच्चा है वो 6 महीने का हो जाता है। ठीक है, और इसके आगे हमने बात करी थी परमानेंट टीथ की। परमानेंट टीथ जो है ओल्ड एज में आना शुरू होते हैं, 6 से 7 साल, 7 से 8 साल, किसी में ज्यादा भी टाइम ले लेते हैं। ठीक है, अगर किसी में डेफिशिएंसी है तो वो ज्यादा टाइम लेंगे। ठीक है, और जो है 32 इन नंबर होते हैं, हमने बात करी थी। ठीक है, 4 तरह के टीथ होते हैं, इंसिजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्री मोलर होते हैं और मोलर होते हैं। ठीक है, हमने इसका देखा था कि टाइप ऑफ टीथ हमने देख लिए थे कि ये 2 इंसिजर हैं, 2 इधर के इंसिजर होंगे, फिर एक कैनाइन ये है, एक कैनाइन ये होगा जो ब्लू में है। ठीक है, देन इसके बाद बात करेंगे प्री मोलर की। तो प्री मोलर 2 है, ये 2 यहाँ पर हैं। और देन बात करेंगे मोलर्स की, तो मोलर 3 ये है, 3 ये है। ठीक है, और ये जो बताई थी मैंने कि पैलेट है जो नेजल कैविटी को जो है बकल कैविटी से अलग करती है। ठीक है, देन इसके बाद डिफरेंट टाइप के हमने फंक्शन पढ़े थे। ठीक है, 18 नंबर होते हैं जो है इंसिजर और स्मॉल और जो फूड को है कट करने के लिए काम करते हैं स्मॉलर पीस, और 8 टोटल होते हैं इंसिजर माउथ के अंदर। ओके, देन इसके बाद बात करेंगे कैनाइंस की। तो कैनाइन क्या होते हैं? सबसे लॉन्गेस्ट टीथ होते हैं ह्यूमन के अंदर। ठीक है, ये ज़्यादा यूज होते थे, जैसे मैंने बताया स्टोन एज में जो ह्यूमंस थे उनके, क्योंकि वो रॉ फ्लैश पे डिपेंड होते थे तो उन्होंने काटना फाड़ना ज़्यादा पड़ता था फूड को। ठीक है, कभी कभी जैसे वो है जानवर सीधा पकड़ा और खा लिया तो उसके लिए उनको ये टीथ स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी था। ठीक है, और हमें अब जो है ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, क्योंकि अब सब ऐसा नहीं रहा, स्टोन एज जैसी चीज़ें नहीं है, तो इन टीथ का जो है साइज डिक्रीज होता गया, जैसा कि मैंने लेमार्किज्म थ्योरी में के एग्जाम्पल से आपको समझाया था। तो ये चीज़ है वो। ठीक है, 4 कैनाइन टीथ होते हैं ह्यूमन में। ठीक है, प्री मोलर होते हैं, कैनाइन के जस्ट पास में होते हैं। ठीक है, कैनाइन और इंसीजर से साइज में बड़े होते हैं। ठीक है, और ये ग्राइंड करने के और च्यू करने के काम आते हैं, और टोटल 8 होते हैं। ठीक है, देन बात करेंगे मोलर की। तो मोलर जो टीथ है सबसे बिगेस्ट होते हैं, सबसे सरफेस एरिया इनका ज्यादा होता है, रिजेस इनमें सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है, और ये भी फूड को अच्छी तरह से ग्राइंड करने के और अच्छी तरह से च्युइंगिंग करने के, मैस्टिकेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, 12 टोटल मोलर टूथ होते हैं, और चिल्ड्रन में एक बात याद रखिए, चिल्ड्रन में 8 होते हैं। ठीक है, और जो लास्ट मोलर टूथ कहलाता है विजडम टूथ, जो सबसे एंड में आता है, मतलब जब एक ह्यूमन है जब 21 से 22 साल का हो जाता है तो विजडम टूथ आना शुरू होता है। ठीक है, किसी किसी में नहीं भी आता। देन हम बात करेंगे डेंटेशन फॉर्मूला की। तो हमने डेंटेशन फॉर्मूला कर लिया था, व्हाट इज डेंटेशन फॉर्मूला या व्हाट इज डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, तो बात करेंगे द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग और डिस्क्राइबिंग द टोटल नंबर ऑफ टीथ इन मैन एंड एनिमल अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट। ठीक है, तो एक टीथ कितने तरह के हैं और कहाँ कहाँ एम्बेडेड है, उनको एक बताने का तरीका एक फॉर्मूले की फॉर्म में कहलाता है डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने पूरा डेंटल फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था, जैसे कि टीथ जो है एडल्ट में 8, चिल्ड्रन में 8, कैनाइन 4, फिर 4,
प्री मोलर एडल्ट में 8, चिल्ड्रन में 0, मोलर जो है ये होते हैं एडल्ट में 12, चिल्ड्रन में होंगे 8। ठीक है, तो पूरा हमने जो है डेंटल फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो ये इंसीजर जैसे कि बताया 2/2, कैनाइन 1/1, प्री मोलर 2/2 और मोलर 3/3 या 3/3। ठीक है, इंसीजर चिल्ड्रन की बात कर ली, तो इंसीजर 2/2, 1/1, प्री मोलर नहीं होंगे और मोलर जो है सिर्फ होंगे 8, यहाँ होंगे 12, यहाँ होंगे 8। ठीक है, तो डेंटल फॉर्मूला हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स का देखा था। किसी में 32 टीथ होते हैं, किसी में 28, किसी में 32, वापस किसी डॉग में सबसे ज़्यादा है हमारी काउंटिंग के अंदर, और फिर सबसे कम है रैट और माउस में ओनली 16। ठीक है, अब बात करी थी हमने सलाइवा की, तो सलाइवा जो है अब ठीक है, यहाँ से हमने सलाइवा की बात करना शुरू की थी, तो हम फिर से एक बार सलाइवा यहाँ से हम जो है थोड़ा अच्छे से देखना स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ठीक है, तो सलाइवा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है प्ले करता है डाइजेशन के अंदर ह्यूमन के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, तो सलाइवा सबसे पहले तो माउथ के अंदर बनना चालू होता है जब फूड को मेस्टिगेट करना शुरू हो जाता है, फूड को चबाना जब हम शुरू कर देते हैं तब सलाइवा बनना भी चालू हो जाता है। सलाइवा सिर्फ तभी नहीं बनता जब कोई होता है ना, जैसे कोई टेस्टी फूड है हमारे सामने, जैसे लाइक बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, चाउमीन हो गई। ठीक है, तो हम उन्हें देखते हैं तो पहले से हमारे मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाता है, वो एक सिग्नल है। ठीक है, वो हमारा एक माइंड जो है एक सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है कि हमारे सामने फूड है। तो फूड, अब ब्रेन को तो इतना नहीं पता ना कि हम उसे खाएंगे या नहीं, उसे तो लगा है कि स्मेल आई है मतलब बंदा खाएगा फूड को, अब हमारी इच्छा है हम डाइट पे हैं तो नहीं खाएंगे, बट फूड ब्रेन को लगता है कि हम खाएंगे, तो पहले से ही सलाइवा सीक्रेट करना शुरू कर देता है कि भाई फूड आएगा। वो इंतजार में रहता है कि फूड आएगा और सलाइवा पहले से ही निकला हुआ रहता है, तो उसको अच्छी तरह मॉइस्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो सलाइवा है प्रोड्यूस कहाँ से होता है। ठीक है, सलाइवा का प्रोडक्शन जो है होता है सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू। हमारे माउथ में डिफरेंट टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रोड्यूस करना सलाइवा को शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे जब हम फूड को च्यू करते हैं, ठीक है, तो जो फूड में सलाइवा है मिक्स हो जाता है और जो फूड है मॉइस्ट हो जाता है। ठीक है, हार्ड नहीं रहता, मॉइस्ट हो जाता है ताकि एनगल्फ करने में, निगलने में ईजी होता है हमें। ओके, ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, सलाइवा के अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ठीक है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने कहा फूड जब मुंह में आएगा तभी डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। 30% तो सलाइवरी अमाइलेज ही डाइजेस्ट कर देता है फूड को। अराउंड 20 to 30% मान के चलिए कि सलाइवा ही इसे डाइजेस्ट कर देता है फूड को अच्छी तरह से। ठीक है, अब बात करेंगे हम सलाइवा की। देखिए, जब हमने फूड को चबाया, देखिए इसने पिज्जा खाया, फूड को चबा रहा है, तो जब इसने चबाया तो वो एक हार्ड फॉर्म में नहीं रह के एक सॉफ्ट सेमी सॉलिड मॉइस्ट फॉर्म में होके ईसोफेगस के थ्रू अंदर जा रहा है। तो सलाइवा का काम यही होता है, एक तो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो, उसे डाइजेस्ट करने का काम है, और दूसरा काम उसका क्या है कि फूड को मॉइस्ट करना ताकि निगलने में, एनगल्फिंग में ईजी हो, हार्ड ना लगे। तो सलाइवा का ये वर्क होता है। ओके, देन बात करेंगे हम एक रिएक्शन की। ठीक है, कि सलाइवा वर्क क्या कर रहा है। ठीक है, हमने कह दिया सलाइवा एक वर्क कर रहा है कि फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, च्यू कर रहा है, लेकिन ये तो दिखने वाली चीजें हैं, लेकिन उनके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज जो मैंने अभी एंजाइम बताया वो वर्क क्या कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे, स्टार्च और माल्टोज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज जो इनके बीच में वर्क कर रहा है। ठीक है, रिएक्शन के बीच में एंजाइम लिखा जाता है ताकि एक पता लग जाए कि कौन सा एंजाइम यहाँ पर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्च जो है माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप देखेंगे स्टार्च क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज स्टार्च। तो एक मैं बता दूं आपको कि जो स्टार्च है, स्टार्च एक तरह का स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च है ये अपनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ठीक है, ये मैक्रोमोलिक्यूल की फॉर्म में, जैसे कि मैंने बताया। अब इसका कन्वर्जन किस में होना है, माइक्रोमोलिक्यूल में। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका माइक्रोमोलिक्यूल क्या होगा, माल्टोज। अब देखेंगे माल्टोज क्या होता है, तो माल्टोज इज अ शुगर। ठीक है, डिफरेंट टाइप की शुगर होती है। शुगर वही नहीं जो हम चीनी जिसे कहते हैं या शक्कर, वो ही शुगर नहीं होती, वो तो होती है सुक्रोज, प्योर फॉर्म ऑफ शुगर। जैसे माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, लैक्टोज मिल्क शुगर होती है, फ्रक्टोज हो गया, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर होती है। तो डिफरेंट फूड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है,
तो इसको जो है ये कन्वर्ट कर रहा है सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली कहा जाए किसमें कन्वर्ट कर रहा है, शुगर के अंदर। ओके, यहां पर एक रिएक्शन होती है जिसे कहा जाता है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होती है यहां पर एक, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज तो एंजाइम है, वो एंजाइम अपना वर्क कर रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कर रहा है या कहें तो स्टार्च को माल्टोज में कर रहा है, ठीक है। पर एक रिएक्शन होती है इसका नाम है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब है वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करना, हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। जहां हाइड्रोलाइसिस एंजाइम आएगा वहां मतलब कि वाटर के बॉन्ड में ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल है उसे ब्रेक डाउन कर रहा है सलाइवरी अमाइलेज, तो ये रिएक्शन कहलाएगी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात करें पॉलीसैकेराइड क्या होता है, डाइसैकेराइड क्या होता है। पॉली मतलब देखिए आपको नाम से समझ में आ रहा है, पॉली मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, और डाई मतलब हम जस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं आराम से कि डाई मतलब होता है 2 और ये पॉली मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। 2 + 1 मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये ज्यादा है तो ज्यादा से कम, जैसे कि मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल में कर रहा है तो जाहिर सी बात है ज्यादा से कम करेगा तो कॉम्प्लेक्स से हो गया सिंपल। ओके, तो इसके बाद देखिए पॉलीसैकेराइड की बात करें तो इन दोनों को जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि मोनोसैकेराइड क्या होता है, क्योंकि ये भी मोनोसैकेराइड से बनता है, ये भी मोनोसैकेराइड से बनता है, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड जो है एक तरह का ग्लूकोज चेन होती है, ठीक है, और वो एक या एक से ज्यादा मिलकर बनाती है डाइसैकेराइड, ठीक है, और 2 से या ज्यादा बनके बनाती है पॉलीसैकेराइड। तो ये दोनों जो है मोनोसैकेराइड के फॉर्म में, मोनोसैकेराइड ग्लूकोज चेन है एक, ठीक है। डाइसैकेराइड एक या एक से दो, डाइसैकेराइड मतलब 2 मोनोसैकेराइड, ठीक है, और पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत सारे मोनोसैकेराइड, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और जब इसके साथ मोनोसैकेराइड रिएक्शन करता है तो वाटर जो है रिलीज होता है। वाटर रिलीज होना मतलब डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिलीज होना कहीं से भी, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा। तो ग्लाइकोसाइडिक एक बॉन्ड होता है जो कार्बोहाइड्रेट को ही जोड़ने का काम करता है किसी और कार्बोहाइड्रेट से या किसी और कंपाउंड से। जोड़ेगा कार्बोहाइड्रेट को, पर जोड़ेगा किसके साथ, वो कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है या कार्बोहाइड्रेट नहीं भी हो सकता, ठीक है। और जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या है ये आपको केमिस्ट्री में देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसे हर बॉन्ड की बात करने लग गए तो ये बायोलॉजी नहीं होगी, केमिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो मैंने बता दिया कि व्हाट इज मोनोसैकेराइड, व्हाट इज डाइसैकेराइड एंड व्हाट इज पॉलीसैकेराइड। स्टार्च का कन्वर्जन हो रहा है माल्टोज के अंदर, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, माल्टोज शुगर है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल में कन्वर्जन हो रहा है और रिएक्शन हो रही है हाइड्रोलाइसिस की। ओके, देन इसके बाद बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स की, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स की जो हमने बात किया, सलाइवा का वर्क हमने देख लिया, मॉइस्ट कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कर रहा है, पर हो किसकी वजह से रही है, ठीक है। इसके पीछे कारण क्या है, तो कारण है सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। अब सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो एक तरह के एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब जिनमें डक्ट प्रेजेंट हो, ठीक है। और जो डक्ट जिनमें प्रेजेंट होती है वो कहलाते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी डक्ट होती है, उनके थ्रू जो सलाइवा है वो जाता है माउथ के अंदर। हमने देखा होगा कि कभी आप फूड जो है चबाते हैं या खाते हैं तो एक टंग के नीचे कभी कभी ऐसा होता है सलाइवा की एक पिचकारी जैसी चल जाती है, कभी आपने नोटिस किया होगा, वो बड़ी एक अजीब सी चीज होती है, पर वो काम करता है सलाइवरी ग्लैंड, क्योंकि डक्ट जो है वहां पर ओपन होती है। तो कभी कभी जब टंग खाने के साथ ऊपर हो जाती है तो वो एकदम से तेज पिचकारी छूट जाती है, जैसे कि एक जो है कोबरा होता है, ठीक है, स्पिटिंग कोबरा, इजिप्शियन स्पिटिंग कोबरा, तो उसकी तरह ह्यूमन कुछ टाइम के लिए उससे कोबरा बन जाता है, मतलब ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बात करेंगे अब सलाइवरी ग्लैंड जो है वो 3 पेयर के होते हैं बेसिकली, एक इधर एक इधर, एक यहाँ और 2 टंग के नीचे। तो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़े होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, ओके। फिर उसके बाद आते हैं सब मैंडिबुलर, ठीक है। उसके बाद आता है सबलिंगुअल। 3 तरह के मेन, 3 तरह के जो है सलाइवरी ग्लैंड जो है ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ माउथ में, ठीक है। तो बात करेंगे हम इनकी अच्छी तरह से। इधर आप एक डायग्राम देख सकते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड की यहाँ बात करेंगे तो ये है पैरोटिड ग्लैंड, जैसे कि मैंने बताया सबसे बड़ा ये पैरोटिड ग्लैंड है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है जस्ट ईयर के नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे सब मैंडिबुलर ग्लैंड की। ये सब मैंडिबुलर कहाँ होता है, यहाँ पर,
ठीक है, ये यहाँ पर होता है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और ये हो, और इसके बाद बात करेंगे सब लिंगुअल की, ठीक है, वो इसी की डक जो है यहाँ पर ओपन होती है टंग के नीचे, ठीक है। सब पैरोटिड हो गया, सबसे बड़ा है, दिख रहा है। सब मैंडिबुलर न ज्यादा बड़ा है न ज्यादा छोटा है। सब लिंगुअल सबसे छोटा है, ओके। देन उसके बाद बात करेंगे सलाइवा के साथ म्यूकस भी मिला हुआ होता है, जो खाने को सॉफ्ट करने काम आता है, ठीक है, और उसका बना देता है बोलस। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म है, व्हाट इज बोलस, ठीक है। अब आप एक चीज देख सकते हैं कि बोलस मतलब क्या होता है, ठीक है। बोलस मतलब फूड प्लस, ठीक है, सलाइवा। फूड प्लस सलाइवा, जब फूड में जो है सलाइवा मिलेगा तो ये क्या कहलाएगा, बोलस कहलाएगा, ठीक है। फूड में जब सलाइवा मिला तो क्या कहलाएगा, बोलस कहलाएगा, ओके। और इसके बाद हम देखते हैं कि सलाइवा के अंदर बहुत सारे जो है इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिक्रेशन होगा तब उसमें साथ में इलेक्ट्रो, देखिए म्यूकस तो होगा ही सही, सलाइवरी एमाइलेज होगा इसे, पर इसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये होता है सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये क्लोरीन है, ये क्या है, बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। इसके बाद देखेंगे जो मैंने बताया कि 25 से 30% या कह सकते हैं कंप्लीटली 30% जो है स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस सलाइवरी एमाइलेज से हो जाता है। मतलब ये आधा काम तो वैसे ही इजी कर देता है अंदर के ऑर्गन्स के कंपैरिजन में, ठीक है, उनकी मदद कर देता है, ये काम आसान कर देता है उनका, कि भाई आधा काम मैं कर देता हूं, आधा तुम कर देना, बाकी का जो मेरे बस का है वो मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो सलाइवरी एमाइलेज ये काम करता है, ठीक है। 30% स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस यहीं पे कर देता है। हाइड्रोलाइसिस मतलब जैसे कि मैंने बताया क्या, वाटर का ब्रेक डाउन, ठीक है। जहां हाइड्रोलाइसिस हो जाए मतलब वहां वाटर के मॉलिक्यूल का, मतलब वाटर का जो बॉन्ड है वो टूट रहा है किसी और कंपाउंड के साथ मिलकर। अगर वाटर ने किसी और के साथ बॉन्ड बना रहा है तो मतलब वाटर वहां से हो जाएगा अलग, ठीक है। हाइड्रोलाइज का मतलब वो होता है, तो वो कर रहा है ये काम, ठीक है। अब देखिए एक जो चीज है, लाइजोजाइम भी जो है प्रेजेंट होते हैं सलाइवा के अंदर, ठीक है। अब लाइजोजाइम क्या है, लाइजोजाइम है एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट, जो बैक्टीरिया फूड में, देखिए हाइजीनिक कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम कुछ भी खाते हैं उसके साथ बैक्टीरियाज भी होंगे, पता नहीं क्या क्या होता है, हम बाहर बहुत खाते हैं कुछ भी, पता नहीं क्या क्या आ जाता है साथ में, ठीक है। तो ये जो है एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, ठीक है, जो इन्फेक्शन नहीं होने देता। अगर बैक्टीरिया अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये वो काम नहीं करने देता, ठीक है। देन उसके बाद करेंगे लाइजोजाइम जो है प्रेजेंट होते हैं टीयर के अंदर भी होते हैं और मिल्क के अंदर ही प्रेजेंट होता है लाइजोजाइम, ठीक है ना। बेसिकली लाइजोजाइम इज अ एंटीबैक्टीरियल एजेंट, आपको इतना सा याद रखना है अगर कोई पूछ ले तो, ठीक है। देन उसके बाद बात करेंगे इसोफेगस की, ठीक है। हमारा सलाइवा का वर्क खत्म हो गया, अब बकल कैविटी हमारी हो चुकी है फ्री फूड के साथ। अब ये नीचे जाएगा, ठीक है, कहां जाएगा, सबसे पहले उसोफेगस में आ जाएगा, ठीक है। अब उसोफेगस क्या होती है, देखिए आफ्टर द मेस्टिकेशन ऑफ फूड विद सलाइवा इन माउथ, देन आफ्टर द बोलस गोज इनटू द इसोफेगस, ठीक है। आप इसे इसके आगे ओ भी लगता है, ठीक है, ये ओ वाली डेफिनेशन भी होती है, ई भी सही है ओ भी सही है। ओ जो होता है वो ब्रिटिश इंग्लिश का पार्ट है और जो ई है वो अमेरिकन इंग्लिश का पार्ट है। अपने इंडिया में जो है अमेरिकन इंग्लिश चलती है, तो ई से स्टार्ट करेंगे, इसोफेगस, ठीक है। तो बात करेंगे आफ्टर द मेस्टिकेशन ऑफ फूड, जैसे कि मैंने बताया मेस्टिकेशन हो गया, बोलस बन गया, तो कहां जाएगा, अंदर जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड के, सॉरी सलाइवरी ग्लैंड से मॉइस्ट हो गया, देन कहां जाएगा, स्टमक में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, उसोफेगस के थ्रू जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसोफेगस क्या है, एक थिन लॉन्ग ट्यूब है विच एक्सटेंड्स, ठीक है, पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स एंड डायाफ्राम एंड लीड्स टू स्टमक। अब देखिए पोस्टीरियरली का मतलब क्या होता है, पोस्टीरियरली का मतलब है पीछे, ठीक है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से पीछे होता है, ठीक है। तो पोस्टीरियरली, ठीक है, आगे ट्रैकिया है उसके पीछे है। ट्रैकिया किसका पार्ट है, ब्रोंकस जो है, ट्रैकिया जो है किसका पार्ट है, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो उसके पीछे होता है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस एज अ पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, ठीक है, थोरैक्स एंड डायफ्राम एंड लीड्स टू स्टमक, ठीक है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये उसोफेगस है, ये पूरी जो रेड हो रहा है ये उसोफेगस है, यहां से स्टार्ट है यहां से एंड है, ठीक है। तो ये उसोफेगस पूरी हो गई, ये फूड को यहां पे ले गई, इसका काम उसोफेगस का खत्म हो गया। उसोफेगस का काम है एक जंक्शन है, यहां से पहुंचाना है यहां पे, ठीक है, एक रोड का काम करती है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है, एक सर्टन डेस्टिनेशन से सर्टन डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का
काम ये करती है। ठीक है, तो अब जो फूड है कहाँ जाएगा, ये फूड जो है जाएगा स्टमक के अंदर। अब स्टमक में कब जाएगा, स्टमक में जाएगा कल जाएगा। मतलब कल जाने का मतलब अब जो आगे का पार्ट है वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टमक का पार्ट जो है एक थोड़ा सा ब्रॉड है, उसके साथ जो है हमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पढ़ने होंगे, पेनक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर का वर्क हो गया और लिवर का वर्क हो गया। ठीक है, तो ये जो है स्टमक में फूड अब कब जाएगा, कल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अंकुर शर्मा साइनिंग ऑफ। तो सेशन आज का यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी के जो डिस्कशन है वो हम करेंगे कल। ओके, थैंक यू वेरी मच।